सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का जीकेजीएस के श्रृंखला में एक बार स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षक बीपीएससी के थ्रू जो ले रहा है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सभी वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए एमटीएस जो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना, एमटीएस का देखेंगे जो एक एग्ज़ाम हो रहा है अभी और एक फिर से आपका ऑनलाइन चालू हो गया है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव जीकेजीएस जरूरी है और इसका रिवीजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा हमको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन करने से याद है आपका तरोताज़ा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितना? 30 सदस्य। और संसद की सबसे बड़ी समिति पूछेगा तो प्राक्कलन समिति, जिसका स्थापना 1950 में। ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और संसद की सबसे बड़ी समिति पूछेगा कौन? तो प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में और 30 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। 300 सदस्य पूछेगा कहाँ से? लोकसभा से। कहेगा कौन समिति में केवल लोकसभा से मेंबर चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में। बाकी जो शेष समिति होते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से सदस्य रहते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में सबसे बड़ी समिति और सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प्पा नीति का शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। हड़प्पा नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। और इसमें पूछेगा कि अवध को किस आधार पर, ठीक है ना, हड़पा गया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर। किसका? कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तब पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव का। ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करेंगे? तो माइक्रोवेव का उपयोग करेंगे। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। और लेखक भी कौन है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर का। मुद्रास्फीति के कारण होता है, तो मुद्रास्फीति के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? तब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा और उत्पादन में कमी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी मुद्रास्फीति के कारण होता है। सीजर कप, सुब्रोतो कप और रोवर्स कप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एमटीएस का जो परीक्षा भी चल रहा है इसमें लगभग सभी से मैंने चरण में आपको समझिए कि एगो कप और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न जरूर दिया है। तो सीजर कप, सुब्रोतो कप और रोवर्स कप का संबंध पूछेगा किससे है? तो फुटबॉल से। किससे? तो फुटबॉल कप से। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है ना। भारत में नागरिक सेवा का भी जनक किसे कहा जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता को ही क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। कहेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। या कहेगा दिल्ली समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 दिल्ली में यह समझौता हुआ था, इसलिए दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा किस घटना के कारण बंद किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता के कारण बंद किया गया था। कहेगा महात्मा गांधी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किए थे उसका कारण क्या था? गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड इरविन से जो इनका समझौता हुआ था उसके कारण गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मैंने फैसला किया। किस गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कहेगा किस समझौता के कारण गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता के तहत। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बंद किए थे किसके तहत? तो गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। मिजोरम के पारंपरिक वाद्य नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेराव नृत्य कहेंगे। मिजोरम के पारंपरिक वाद्य नृत्य को क्या कहेगा? चेराव नृत्य। या कहेगा चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम का। चेराव नृत्य किस राज्य का है? तो मिजोरम का। तो बच्चों देखिए, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान करके सुनना होगा और इसको याद भी रखना होगा, ठीक है। अगर आप 5 से 7 मिनट, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहता, आप 5 से 7 मिनट आराम से दे सकते हैं, जिससे आपका 20 क्वेश्चन अगर प्रतिदिन रिवीजन करते हैं तो महीना में आप 600 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप पढ़ते तो हैं आगे से, लेकिन पीछे से हम भुला जाते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर रिवीजन करेंगे, बार बार अगर सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
और चलिए, और ये जितना भी तमाम बातें आपको मैथ जीके पढ़ते हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए, नौकरी के बाद इसका महत्व आपके ज़िंदगी में काफ़ी कम रह जाता है, सिर्फ नौकरी तक ही इसका महत्व है। तो बस जिस तरीके से आपकी बेरोजगारी दूर हो वही काम हम लोगों को करना है, और तब तक नौकरी नहीं मिलते तब तक हमको काम ये बार बार करना पड़ेगा। चलिए, इरावदी नदी कहाँ का है? इरावदी नदी म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का। इरावदी नदी कहाँ का? म्यांमार का है। अब ध्यान दीजिएगा, म्यांमार भारत का हिस्सा था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग करने का निर्णय लिया गया, और फाइनली 1938 में म्यांमार भारत से अलग हो गया था। भारत से म्यांमार को अलग करने का निर्णय कब लिया गया? 1935 में, और 1938 में अलग हुआ था। अब म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र। देवदास पुस्तक के लेखक कौन? शरद चंद्र। आगे देखेंगे, बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी, अफ्रीका का। कांगो नदी अफ्रीका का, ठीक है ना। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम याद रखेंगे, कांगो। कहाँ की नदी है? तो अफ्रीका को। अगला, मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी है लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका की है लिम्पोपो नदी, ध्यान रखिएगा। मकर रेखा और भूमध्य रेखा को या विश्वत रेखा भी कह सकते हैं, विश्वत रेखा कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, ठीक है ना। मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी, ठीक है ना। मकर रेखा कितना? तो 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आप क्या कहेंगे? मकर रेखा। तो उसको काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो नदी। कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका की। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी, जो कि भारत की नदी है। कहाँ की? भारत की। कर्क रेखा को 2 बार पूछेगा कौन नदी काटती है? माही नदी। तो कहाँ की नदी है? तो भारत की। तो याद रखेंगे, कांगो नदी किसको काटेगा? भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो किसको काटेगा? तो मकर रेखा को। और कर्क रेखा को कौन 2 बार काटेगा? तो माही नदी। एक क्वेश्चन और देखेंगे, कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती? ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी, बरमेजो नदी। बरमेजो नदी कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका का। पूछे बरमेजो नदी कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का। मकर रेखा को कितने बार काटते हैं? तो 3 बार काटती है। एकदम याद रखिएगा, ये 4 क्वेश्चन एकदम है कि कहीं ना कहीं आप बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। बाकर कप किस खेल से संबंधित? गोल्फ से। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाएगा? तो 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाएगा? 10 दिसंबर को। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। घर्षण के विपरीत जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य कहेंगे। वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी में तेज होती है, वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी में तेज होती है कौन होता है? सोडियम, ठीक है, सोडियम। और सोडियम को आप पानी से वो प्रतिक्रिया करता है, इसलिए उसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो बच्चों, 20 प्रश्नों का जो रिवीजन था हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।